हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान। मेरे पास 9 वर्षों की टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित स्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का शिक्षक चाहता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होता है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसे क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है, जिसके तहत डेली बेस के आधार पर आपको पीटी का और मेंस का टेस्ट दिया जाता है। तीसरा, इसमें आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अनअकैडमी के जीएस के 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है। एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है, तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो यह सब्सक्रिप्शन है 49,000 का है और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 72,000 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है उसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 74,500 का, 24 मंथ का 1,15,750 का और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 67,050 रुपये और 24 मंथ का 1,04,175 में आपको प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही आप जो है सो अनअकैडमी के द्वारा जो 8 फरवरी को कई सारे बैचेज की शुरुआत की गई है, जैसे कि ये बैच 2021 के लिए प्रीलिम्स पर फोकस केंद्रित है, 2022 के लिए जो है सो ये पीटी और मेंस केंद्रित फाउंडेशन, 2023 के लिए 2 वर्षों का और फिर एनसीईआरटी आधारित बैचेज यूपीएससी प्रीलिम्स पर फोकस केंद्रित है। आप अपने समय की सुविधा के हिसाब से अपने घर बैठे प्रिपरेशन करने के लिए इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही अनअकैडमी के द्वारा आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए कम्बो पैक की शुरुआत की गई है, जिसके तहत यदि आप प्लस कोर्स ऑप्शनल पेपर का और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है पीएस का लेते हैं तो 12 मंथ का यह जो है सो 88,705 का और 24 मंथ का जो यह हो जाएगा 1,31,510 का हो जाएगा। और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी प्रकार से यदि आप जीएस का भी और ऑप्शनल पेपर का दोनों का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ का यह 70,103 का और 24 मंथ का यह 99,680 का हो जाएगा। और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट की प्राप्ति हो जाएगी। तो आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस लेक्चर में जो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार है, तो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के एक्सपेंशन वाले लेक्चर में जो दूसरा लेक्चर है आज उसमें आपका स्वागत है। और बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का जो विस्तार है आज इसमें हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, इससे पहले हमें ये जान लेना होगा कि इसमें हम लोग अब तक क्या जान चुके हैं। जो ब्रिटिश सत्ता का एक्सपेंशन है तो अब तक इसमें हम लोग क्या जान चुके हैं।
अब तक इसमें हम लोग जो ब्रिटिश सत्ता का एक्सपेंशन है बंगाल में, तो सबसे पहले इसमें हम लोग बंगाल के नवाब को जान चुके हैं कि कौन नवाब कौन, आपके सामने में है सब कुछ। दूसरा, बंगाल के नवाब के बाद हम लोग यहाँ पर प्लासी युद्ध पर आए थे, और प्लासी युद्ध के बारे में हम लोगों ने देखा था कि प्लासी युद्ध का जो कारण था वो हम लोग जान चुके थे, और कारण के साथ साथ इसका जो परिचयात्मक जो कुछ फैक्चुअल चीजें होती है वो हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग जिस चीज पर टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, तो सबसे पहले उसमें आज जो डिस्कशन होगा कि प्लासी युद्ध का महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्लासी युद्ध के महत्व पर या इसका क्या परिणाम हो उसके। और दूसरा, आज इस टॉपिक में हम लोग बक्सर युद्ध के कारणों पर चर्चा करेंगे कि बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, किस पृष्ठभूमि में हुआ और उसका क्या परिणाम रहा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको हम प्लासी युद्ध के परिणाम पर लिए चलते हैं। तो सबसे पहला एक सेक्शन हो जाएगा कि प्लासी युद्ध का परिणाम। प्लासी युद्ध का परिणाम और प्रभाव क्या रहा, तो ये हम लोग इसको देखेंगे। प्लासी युद्ध का परिणाम और प्रभाव। तो प्लासी युद्ध के परिणाम और प्रभाव में सबसे पहला पॉइंट इसका हो जाएगा, जो प्लासी युद्ध का राजनीतिक परिणाम या प्रभाव हुआ था वो। तो प्लासी युद्ध का जो राजनीतिक परिणाम या प्रभाव हुआ था, हम इसे दो सेक्शन में बांटकर समझ सकते हैं। प्लासी युद्ध का जो प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव हुआ था वो क्या था? प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव एक ये हम लोग देख सकते हैं, प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव। और दूसरा जो प्लासी के युद्ध का अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव हुआ था, जो दिखाई तो नहीं दे रहा था लेकिन प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव से भी अधिक गहन और मजबूत था, अप्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव। इन दो सेक्शन के सहारे इसको देखा जाएगा। इसका प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव जो है वो क्या हुआ था कि सबसे पहला कि बंगाल में सत्ता का जो है हस्तांतरण, बंगाल में पहला परिणाम होता है, बंगाल में सत्ता का ट्रांसफर होता है, सत्ता का हस्तांतरण होता है। और बंगाल में जो सत्ता का हस्तांतरण होता है, तो बेसिकली सत्ता का हस्तांतरण में किसको मिलता है, यानी कि बंगाल में मीर जाफर जो है यहाँ का बंगाल का नवाब बनता है, मीर जाफर नवाब बनता है। पहला इसका प्रभाव ये होता है कि जो सिराज रहता है उसके, चूंकि सिराज की मृत्यु हो जाती है, प्लासी के युद्ध में डिफीट प्राप्त किए हुए रहते हैं, तो बंगाल में जो तय षड्यंत्र होता है उसके तहत क्या होता है, प्रत्यक्ष राजनीतिक परिणाम जो ऊपर से दिखाई देता है वो यही था कि बंगाल में सत्ता का हस्तांतरण। लेकिन इससे भी मजबूत जो अप्रत्यक्ष परिणाम हुआ था वो यह था कि बंगाल जो है इसके बाद एक प्रायोजित स्टेट के रूप में उभर कर सामने आता है। बंगाल इसके बाद एक प्रायोजित राज्य के रूप में उभर कर आता है। और प्रायोजित राज्य के रूप में क्या उभर कर आता है, तो वास्तविक जो बंगाल की राजनीतिक सत्ता का केंद्र बिंदु था, वास्तविक पावर किसके पास चला गया था? वास्तविक पावर अब अंग्रेजों के पास लगभग चला गया था। बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर, वो अंग्रेजों के हाथ की एक तरीके से कठपुतली था। तो वास्तविक पावर अंग्रेजों के पास चला गया था, और बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर, या इसके आने वाले बाद जो भी नवाब होंगे उसके साथ भी अंग्रेज कुछ इसी तरीके से व्यवहार करता है। तो बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का जो नवाब था, वह बंगाल का जो नवाब था वह अंग्रेजों की हाथों का कठपुतली बन चुका था। कौन? तो मीर जाफर अंग्रेजों की हाथों का कठपुतली बन चुका था। तो इसके राजनीतिक परिणाम को इसी तरीके से देखेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से तो अभी भी जो शासन प्रणाली वो भारतीय नवाब, जो बंगाल का नवाब है मीर जाफर, उसके हाथों में है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सारी शक्ति का स्रोत धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? अंग्रेजों के पास चला गया है। और अंग्रेज जो है सो मीर जाफर का उपयोग एक कठपुतली के रूप में करते हैं। और इसीलिए चूंकि सभी जो राजनीतिक मामले होते हैं, जो प्रशासनिक मामले होते हैं, जो आर्थिक मामले होते हैं, जो सैन्य मामले होते हैं, धीरे धीरे इन सभी मामलों पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होते जा रही थी। और खासकर राजनीतिक परिवर्तनों में इनका विशेष हाथ होता था, इसलिए बंगाल को यहाँ से एक प्रायोजित राज्य के रूप में कहा जाता है। और कुछ साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इसे जो है सो एक तरीके से बंगाल की प्रथम क्रांति भी कहा है। तो वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से है। भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सत्ता का परिवर्तन जो था, किसी भी दृष्टिकोण से ये क्रांति नहीं कही जा सकती है, क्योंकि क्रांति का अर्थ होता है व्यवस्था में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो। तो यहाँ जो भी परिवर्तन हुआ वो भारतीयों के हित में नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के हित में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में परिवर्तन हुआ था। इसलिए हम इस क्रांति को नकार सकते हैं।
दूसरा जो प्लासी के युद्ध का परिणाम हुआ था वह था जिसको हम लोग कहेंगे सैन्य परिणाम क्या हुआ था, प्लासी के युद्ध का सैन्य परिणाम। तो प्लासी के युद्ध का जो सैन्य परिणाम हुआ था वो सबसे क्या था कि इसका सैन्य परिणाम यदि बड़े पैमाने पर देखा जाए तो कोई विशिष्ट सैन्य परिणाम नहीं निकला था, कोई विशिष्ट सैन्य परिणाम नहीं निकला था, कोई विशिष्ट नहीं। और कोई विशिष्ट इसलिए नहीं निकला था क्योंकि यह जो था आमने सामने का युद्ध नहीं था। जैसे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि यह जो प्लासी का बैटल था यह आमने सामने का युद्ध नहीं था। और आमने सामने का युद्ध नहीं था तो वास्तव में ये क्या था, तो यह एक प्रकार का क्या था, षड्यंत्र था। यह एक प्रकार का क्या था, षड्यंत्र था, जिसमें पहले ही सब कुछ तय कर लिया गया था। एक प्रकार का षड्यंत्र था एक। दूसरा, इसका कोई विशिष्ट सैन्य परिणाम इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि इस युद्ध का जो है सो इसमें देखेंगे अंग्रेजों की तरफ से लगभग कुछ 29-30 लोग मारे गए थे सैनिक, और नवाब की तरफ से भी लगभग 500 लोग मारे गए थे। तो कोई विशिष्ट सैन्य परिणाम नहीं था, लेकिन इस युद्ध का इस दृष्टिकोण से, सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिणाम ये निकलता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे क्या था कि एक सैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई थी, एक सैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो रही थी, सैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो रही थी। क्योंकि इससे पहले इन्होंने एंग्लो कर्नाटक वॉर में जो है सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। बेदरा के युद्ध में आगे चलकर पराजित करेंगे 1759 में। तो यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे सैन्य शक्ति इससे स्थापित हो रहे थे, और प्लासी के युद्ध ने कंपनी को सैन्य शक्ति से धीरे धीरे क्या हुआ था कि इसकी विजय ने इसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया था। और इसकी विजय ने जिसके महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया था, तो इस महत्वाकांक्षा के बढ़ने के कारण क्या होता है कि बेसिकली कंपनी धीरे धीरे अब सैनिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति की ओर बढ़ने लगी थी। ये सैनिक शक्ति का एक संतुलित पक्ष था कि धीरे धीरे कंपनी यहाँ से आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन सैन्य परिणाम कोई विशिष्ट नहीं था क्योंकि कोई आमने सामने का युद्ध नहीं था, षड्यंत्र था। बंगाल के बैंकर, धनी सेठ, जो भी कंपनी के जो भी नवाब के कर्मचारी थे, इन सबों ने मिलकर क्या किया था, एक तरीके से नवाब को पहले ही अंग्रेजों के हाथे भेज दिया था या नवाबी को भेज दिया था। तो सैन्य परिणाम इसका कोई विशिष्ट नहीं रहा था। लेकिन जो तीसरा परिणाम हो जाएगा, जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि जो ये प्लासी का युद्ध था इसका आर्थिक परिणाम क्या हुआ था, तो आर्थिक परिणाम काफी विशिष्ट और गहन रहा था। तो आर्थिक परिणाम जो प्लासी के युद्ध का हुआ था वो परिणाम क्या था, विशिष्ट भी था। और विशिष्ट के साथ साथ क्या था, विशिष्ट के साथ साथ यह परिणाम काफी गहन भी था। विशिष्ट किस संदर्भ में था और गहन किस संदर्भ में था, तो सबसे पहला क्या होता है कि प्लासी के जीत ने अंग्रेजों को अनंत धन का स्वामी बना दिया। अंग्रेजों को क्या किया, अनंत धन का स्वामी बना दिया, यानी कि यहाँ पर अनंत धन का स्वामी बना दिया। क्योंकि अब यहाँ का जो एक तरीके से देखेंगे कि यहाँ का जो कृषि उत्पाद था, यहाँ का जो कृषि उत्पाद था, जो बंगाल का कृषि उत्पाद था, जो बंगाल का हस्तशिल्प उत्पाद था, जो बंगाल अपने हस्तशिल्प प्रोडक्ट के लिए जाना जाता, जो हस्तशिल्प था, तो यहाँ के उद्योग थे, तो यहाँ का व्यापार वाणिज्य था, इन सबों पर धीरे धीरे क्या हुआ था कि अंग्रेजों का नियंत्रण मजबूत होने लगा था। और इसलिए यहाँ से ये अनंत धन के स्वामी हो गए थे एक। दूसरा, इसका विशिष्ट आर्थिक परिणाम यह भी था कि इसके बाद क्या होता है कि प्लासी के बाद संगठित रूप से ऑर्गेनाइज्ड रूप से संगठित रूप से धन का संप्रेषण ब्रिटेन की ओर होने लगता है। धन का प्रेषण ब्रिटेन की ओर होने लगता है, धन का प्रेषण ब्रिटेन की ओर होने लगता है, जिसको तकनीकी शब्दावली में ब्रिटेन की ओर, जिसको तकनीकी शब्दावली में जो है सो हम लोग कहते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो यहीं से शुरू होता है। हालांकि इससे पहले भी करते थे लेकिन वो लूटपाट के रूप में होता था। प्लासी की बैटल ने जो भारत से धन के निष्कासन का चीज था, जो आर्थिक संसाधन हो या पूंजीगत या अन्य चीजों का संसाधन, वो संगठित रूप से दोहन होना शुरू हुआ था। तो दूसरा इसका परिणाम काफी महत्वपूर्ण। और तीसरा जो इसका आर्थिक परिणाम यह हुआ था कि बंगाल से प्राप्त संसाधनों के आधार पर, बंगाल से प्राप्त संसाधनों के आधार पर, बंगाल से प्राप्त संसाधन चाहे वो कृषि उत्पाद हो, जैसे जैसे इनका अधिकार बढ़ते गया, तो बंगाल से प्राप्त संसाधनों के आधार पर, बंगाल से प्राप्त संसाधनों के आधार पर अंग्रेजों ने क्या किया कि
एक बड़ी फौज खड़ा करने में सफल रहे, एक बड़ी सेना का निर्माण करने में सफल रहे, एक बड़ी सेना का निर्माण करने में सफल रहे। और फिर ये जो बड़ी सेना का निर्माण करने में सफल रहे, इसी सेना के बदौलत उन्होंने पूरे भारत की विजय कर ली, पूरे भारत की विजय कर ली, पूरे भारत की विजय कर ली। तो इस तरीके से जो आर्थिक परिणाम है प्लासी के युद्ध का, वो काफी विशिष्ट रहा, काफी गहन रहा, क्योंकि इसने इसी संदर्भ में बंगाल के कवि का कहना है कि जो प्लासी है वो उन्होंने अंग्रेजों के अनंत धन का स्वामी बना दिया। इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे यहाँ के जो कृषि उत्पाद थे उस पर, जो हस्तशिल्प उत्पाद थे उस पर, जो उद्योग थे, जो व्यापार वाणिज्य थे उस पर, सब पर धीरे धीरे अंग्रेजों का शिकंजा कसता गया। संगठित रूप से भारत के धन का संप्रेषण ब्रिटेन की ओर होने लगा। और बंगाल से प्राप्त संसाधनों के आधार पर क्या था कि अंग्रेजों ने एक बड़ी फौज खड़ी कर ली और उस बड़ी फौज के बदौलत उन्होंने पूरे भारत को जीत डाला। तो आर्थिक तौर पर जो है इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण परिणाम रहा था। तो अब जो प्लासी के युद्ध से संबंधित जो प्रश्न थे वो आप जरूर लिख लेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूँ। एक बार मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि जो प्लासी का युद्ध है उसमें क्या था कि जो पहला प्रश्न था उसको आप जरूर लिख लेंगे कि प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था। इस पर कल चर्चा कर चुके थे, आप इसको लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है। दूसरा जो प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों के अनंत धन का स्वामी बना दिया, तो उसमें क्या लिखना है। अभी जो तीसरा आर्थिक पॉइंट मैंने चर्चा किया है वहां से मटेरियल आएगा। तीसरा है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख और काली रात आरंभ हुआ। यही आर्थिक विश्लेषण होगा, राजनीतिक पक्षों का विश्लेषण होगा, जो मैंने आपको बताया कि आपको बताना है कि किस तरीके से शाश्वत यानी कंटिन्यू चलने वाला जो शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का दौर था वो कैसे आरंभ होता है, वो आपको बताना है। और प्लासी ने बंगाल तथा अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार का रास्ता खोल दिया। एक तो सैन्य सहारे हो गया, और दूसरा चूंकि बंगाल उस समय एक महत्वपूर्ण प्रांत था, वो सैनिक शक्ति से एक राजनीतिक शक्ति की ओर आगे निकल चुके थे। तो बंगाल पर अधिकार ने धीरे धीरे इनके अवध, और अवध के बाद दिल्ली में प्रवेश करने का इनका मार्ग तैयार कर दिया। इस तरीके से इनको लिखना है, यानी राजनीतिक तौर पर कैसे, और सैन्य तौर पर कैसे, और आर्थिक तौर पर कैसे प्लासी ने अंग्रेजों को पूरे भारत पर एकाधिकार करने का अवसर प्रदान किया, उसका विश्लेषण करना है, जो उसी तीनों पॉइंट के सहारे आपको करना होगा। अब हम आपको लिए चलते हैं बक्सर की जो लड़ाई होती है बंगाल में। तो नेक्स्ट हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, तो जो बक्सर का युद्ध होता है, तो बक्सर के युद्ध को जानने के लिए हम इसका एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले बक्सर के युद्ध का क्या करेंगे, हम लोग एक परिचय लेंगे। परिचय जिस तरीके से प्लासी के युद्ध का लिया था, एक परिचय हो जाएगा। दूसरा हम लोग लिखेंगे कि बक्सर के युद्ध जो होते हैं उसका कारण क्या था, जिस तरीके से प्लासी का उसी तरीके से बक्सर के युद्ध का कारण। और कारण के बाद जो है सो बक्सर के युद्ध के बाद जो परिणाम होता है, या इस युद्ध का जो भारतीय इतिहास में महत्व है, के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे आपने प्लासी के बैटल के बारे में देखा है। तो सबसे पहले जो बक्सर का युद्ध था ये कब हुआ था, तो सभी जानते होंगे आप लोग कि बक्सर का युद्ध जो है ये 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था। और 22 अक्टूबर 1764 को जो युद्ध हुआ था इसमें एक त्रिगुट था, एक त्रिगुट वर्सेज क्या था, एक त्रिगुट था। और त्रिगुट वर्सेज ये युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो ये जो त्रिगुट था, इस त्रिगुट में कौन कौन से शामिल थे, तो इस त्रिगुट में शामिल थे जो बंगाल के उस समय का नवाब था। तो बंगाल के नवाब जो मीर कासिम थे, इनका एक त्रिकूट में ये शामिल थे, मीर कासिम शामिल था। दूसरा इसमें जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी इसमें शामिल थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला इसमें शामिल थे। और तीसरा जो उस समय का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, तो मुगल शासक शाह आलम यानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय इस युद्ध में, इस त्रिकूट में शामिल था। शाह आलम द्वितीय इसमें शामिल था। और अंग्रेज, तो ये त्रिगुट था। और अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का जिस युद्ध में नेतृत्व कर रहा था वह था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने 1764 में लड़े गए बक्सर के युद्ध में इस त्रिगुट की सेना का, जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम शामिल था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला शामिल थे, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल थे। इन तीनों सम्मिलित शक्ति की पराजय होती है।
और पराजय होने के बाद जो है तो जो उसका परिणाम होगा वो परिणाम क्या होगा, तो हम आपको दिखाएंगे कि इसका जो परिणाम तो बृहत होता है, लेकिन तत्काल दो संधियों के रूप में आता है परिणाम, जिसको हम लोग इलाहाबाद की संधि कहते हैं। तो इलाहाबाद की संधि में क्या प्रावधान था, किस तरीके से हुआ था, उस पर जाने से पहले हम बक्सर युद्ध के कारणों की पड़ताल करते हैं कि आखिर बक्सर के युद्ध का कारण क्या था। सबसे पहले जब हम बक्सर के युद्ध का पड़ताल करते हैं कि इसका कारण क्या था, तो एक हेडिंग बना लेंगे कि बक्सर की लड़ाई का या बक्सर के युद्ध का कारण। बक्सर की लड़ाई का कारण। तो जब हम बक्सर की लड़ाई का कारण देखते हैं तो कुछ तो आपने जो प्लासी के युद्ध के समय कारण देखा था वो आएगा, लेकिन अन्य जो कारणें आएंगी वो आप देखेंगे। तो इस युद्ध के कारणों को हम लोग दो सेक्शन में बांट कर देख सकते हैं। एक जो इस युद्ध का मूल कारण हो जाएगा, जो मूल कारण था हम उसको इस सेक्शन के अंतर्गत रख सकते हैं, जो बक्सर के युद्ध का मूल कारण था वो। और दूसरा जो बक्सर के युद्ध का तात्कालिक कारण बनता है, तो उस तात्कालिक कारण के ऊपर हम लोग दृष्टिपात करेंगे, इसका तात्कालिक कारण क्या बनता है। ये दो पॉइंट के सहारे हम लोग चलेंगे। तो बक्सर के युद्ध का जो मूल कारण था, इसका जो पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा जो 1717 का व्यापारिक फरमान था। वो व्यापारिक फरमान अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल का नवाब था उसके बीच झगड़े की लड़ाई की मूल जड़ थी। एक दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, इनके जो मनमान्यपन का व्यवहार था, कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा क्या था, कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा मनमानापन, कर्मचारी द्वारा मनमानापन। और क्या मनमानापन था ये हम आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। तीसरा जो बंगाल का नवाब इस समय मीर कासिम थे, सबसे योग्य नवाब थे, तो मीर कासिम के द्वारा जो कुछ सुधार कार्य किए जा रहे थे, मीर कासिम के सुधार कार्य को अंग्रेजों के द्वारा शंका की नजर से देखना, सुधार कार्य को अंग्रेजों के द्वारा शंका की नजर से देखना, अंग्रेजों के द्वारा शंका की नजर से देखना, शंका की नजर से देखना। तो शंका की नजर से देखना ये जो हो जाएगा, इसमें भी कई सारा कारण है। और तात्कालिक कारण के रूप में हो जाएगा कि आंतरिक व्यापार पर नवाब आगे क्या करेगा कि आंतरिक व्यापार पर लगे सभी कर की समाप्ति, लगे आंतरिक व्यापार पर लगे सभी कर की समाप्ति, ये इसका तात्कालिक कारण बन जाता है। पृष्ठभूमि तो बनी जाती है छोटी छोटी झड़पों से, लेकिन तात्कालीन कारण। तो 1717 का जो व्यापारिक फरमान था, एक एक पॉइंट का अब यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कैसे क्या बनता है। तो जो 1717 का व्यापारिक फरमान था, इसका मामला क्या था, तो कल भी मैंने बताया था कि ये जो 1717 का व्यापारिक फरमान था और इस व्यापारिक फरमान का जो दुरुपयोग कर रहे थे, व्यापारिक फरमान ये इसका जो दुरुपयोग कर रहे थे, ये कंपनी और नवाब के बीच प्लासी के युद्ध का भी मूल कारण था। और यहाँ पर भी इस फरमान का क्या कर रहे थे, तो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो दुरुपयोग कर रहे थे। और दुरुपयोग किस रूप में कर रहे थे, तो जो ये दस्तक दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए दिया गया था, तो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपने निजी व्यापार के लिए भी इसका दुरुपयोग करते थे, क्योंकि कंपनी के निजी कर्मचारियों को कर मुक्त व्यापार का अधिकार नहीं था, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को था। लेकिन कंपनी के कर्मचारी लोभी भ्रष्ट थे, तो वो अधिक से अधिक व्यापारिक लाभ मुनाफा कमाने के लिए कंपनी के दस्तक का दुरुपयोग अपने निजी व्यापार के लिए करते थे। और जाहिर सी बात है कि यदि अपने निजी व्यापार के लिए करेंगे तो इससे क्या होता था कि बंगाल के नवाब को राजस्व की हानि होती थी, बंगाल के नवाब को राजस्व की हानि हो रही थी, राजस्व की हानि हो रही थी बंगाल के नवाब को। और न केवल अपने निजी व्यापार के लिए इसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे, बल्कि कि बंगाल में क्या करते थे, भारतीय व्यापारियों का भी ये सामान पार करवा देते, बंगाल में भारतीय व्यापारी का भी सामान दस्तक से पार करवा देते थे, भारतीय व्यापारी का सामान
पार करा देते थे और सामान पार करा कर क्या करते थे, ये लोग अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, इन कंपनियों से या भारतीय व्यापारियों से उसके एवज में राशि वसूल कर लेते थे। यानी कि ये इनके प्रकारेण क्या था कि इनका उद्देश्य था कि पैसे और धन हमें जमा करने दस्तक का दुरुपयोग करके। और जब भारतीय व्यापारी भी इस व्यापार में दस्तक के सारे सामान पार करा लेते थे, तो इससे भी नवाब को कर उपहार की प्राप्ति नहीं होती थी। इससे भी बंगाल के नवाब को राजस्व की हानि हो रही थी, मीर कासिम को हानि हो रही थी, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर इतना ही नहीं ये कंपनी के कर्मचारी करते थे, बल्कि ये कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे कि अपने निजी करिंदों के द्वारा अपने निजी करिंदों के द्वारा ये लोग क्या करते थे कि सामान जबरदस्ती खरीद लेते थे, अपने निजी करिंदों के द्वारा सामान जबरदस्ती खरीद लेते थे और उसे उच्च मूल्य पर बेचते थे। तो इस तरीके से बंगाल के व्यापारियों को भी काफी घाटा होने लगा था और बंगाल के नवाब को राजस्व का तो हानि हो रही थी। तो इस दुरुपयोग से बचने के लिए कंपनी का जो 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 नवाब है बंगाल का मीर कासिम, वो क्या स्टेप उठाएगा वो आपको आगे लिंक करके बता देंगे। लेकिन अगला जो पॉइंट हो जाएगा, जो बक्सर की ओर आपको ले जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा जो मनमानापन था वो क्या था। तो कंपनी के कर्मचारियों का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी का मनमानापन, ये जो कंपनी के कर्मचारी का मनमानापन था, ये कई मामलों में था। कई मामलों में क्या था, तो सबसे पहले कंपनी के कर्मचारी यहाँ पर क्या कर रहे थे कि ये जो थे सो एक तो कर रहे थे कि भारतीय व्यापारियों को भारतीय व्यापारियों को भारतीय व्यापारियों को एक तरीके से प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ने के लिए हर एक उपाय करते थे। भारतीय व्यापारियों को हानि पहुंचाने का प्रयास करते थे, भारतीय व्यापारियों को हानि पहुंचाने का प्रयास, ना केवल हानि पहुंचाने का प्रयास करते थे, बल्कि इनको भारतीय व्यापारी को डराना, धमकाना, सब कुछ करना शुरू कर दिए थे। भारतीय व्यापारियों को डराना धमकाना शुरू कर दिए थे। तीसरा, जो भारतीय हस्तशिल्पी थे, तो इनको जबरदस्ती क्या करते थे, जबरदस्ती शिल्पियों से सामान, कच्चे माल ले लेते, जबरदस्ती शिल्पियों से कम मूल्य पर सामान खरीदते थे, कम मूल्य पर सामान खरीदते थे। और फिर इसी सामान को ये लोग क्या करते थे, ज्यादा मूल्य पर भारतीयों को बेचते थे, ज्यादा मूल्य पर बेचते थे। इसको बेसिकली एक तरीके से ट्रेंड ऑफ वेल्थ के संदर्भों में क्या कहा गया है, निवेश भी कहा गया है, कि जैसे हम आपको बताएंगे आगे चलकर, कि ज्यादा मूल्य पर बेच देते थे और फिर वो पैसा जो प्राप्त होता था वो अंग्रेज अपने यहाँ भेज देते थे, तो जबरदस्ती खरीदते थे। साथ ही क्या होता था कि इसके कारण जो कंपनी के कर्मचारी थे और भारतीय व्यापारी थे, तो दोनों के आपस झगड़े होने लगे थे। तो ऐसे में क्या करते थे, कंपनी के कर्मचारी क्या कर रहे थे, के जो कर्मचारी थे कंपनी के कर्मचारी न्याय का कार्य भी करने लगे थे, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए कि ये भी जो न्याय का कार्य है, तो जाहिर सी बात है कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो अपना निजी व्यापार कर रहे हैं और भारतीय व्यापारी जो अपना व्यापार कर रहे थे, उनमें यदि किसी भी प्रकार का क्लेह उत्पन्न होता है, झगड़े की बात बनती है, तो इसका निर्णय करना किसके जिम्मे था, नवाब के जिम्मे था, क्योंकि मीर कासिम उस समय बंगाल का नवाब था। लेकिन नवाब की जो एक तरीके से कहेंगे आदेशों की अवहेलना करने के बाद ये लोग क्या करने लगे थे कि खुद निर्णय करने लगे थे और उसमें भारतीय व्यापारियों को दंडित करना, उन्हें पीछे छोड़ देना, अंग्रेजी जो व्यापारी होते थे उनका लाभ पक्ष लेना, ये सब इनका काम होता था। तो जब ये न्याय करने लगे थे, तो ये नवाब के संप्रभुता का भी एक प्रकार से क्या था, नवाब के संप्रभुता का चुनौती थी, नवाब के संप्रभुता को चुनौती थी, क्योंकि कहीं पर भी जो न्याय का काम करना होता है, इस समय तो अंग्रेजी न्याय प्रणाली सेटअप हो नहीं पाई थी,
तो यहाँ पर जो न्याय का काम था वो किसका था? बंगाल के नवाब का था। लेकिन ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर न्याय करने लगे थे। तो इस तरीके से मनमाने तरीके से ये लोग व्यवहार पेश आने लगे थे। एक तो इनका ये मनमानापन चल ही रहा था, और दूसरा ये जानते थे कि इसी मनमानेपन से, इसी तरीके से दस्तक का दुरुपयोग करके हम व्यापारिक लाभ अधिक से अधिक कमा सकते हैं। तीसरा जो इसका था कि मीर कासिम के सुधार कार्यों को अंग्रेज क्या देखता था? शंका की नजरों से देखता था। और मीर कासिम के क्या सुधार थे और क्या अंग्रेज इसको शंका की नजरों से देखते थे, वो बेसिकली आप यहाँ पर देख लें। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा बक्सर के युद्ध में कारणों का, कि मीर कासिम के सुधार कार्यों को, मीर कासिम के सुधार कार्यों को शंका की नजर से देखना। सुधार कार्यों को शंका के दृष्टिकोण से अंग्रेज देखते थे। तो शंका के दृष्टिकोण से क्या देखते थे? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि अलीवर्दी खां के जितने भी उत्तरवर्ती नवाब थे उसमें से सबसे योग्य नवाब था बंगाल का मीर कासिम। सबसे योग्य नवाबों में से था, सबसे योग्य नवाब था। और सबसे ये योग्य नवाब था, तो ये बंगाल की जो प्रशासनिक दशा थी और जो आर्थिक स्थिति खास्ता हाल हो चुकी थी उसको ये सुधारने का प्रयास कर रहा था। तो इसी दृष्टिकोण से सबसे पहले ये क्या करता है कि मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र भरे वातावरण से, चूंकि बंगाल की जो पहली राजधानी थी मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र भरे वातावरण से अपनी राजधानी ये मुंगेर स्थानांतरित करता है। और इसे अंग्रेज शंका की नजर से देखने लगे थे। न केवल अपना राजधानी मुंगेर स्थापित करता है, बल्कि मीर कासिम के द्वारा अपने प्रशासन को और मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए मुंगेर में इसके द्वारा तोरदार बंदूक का कारखाना लगाया जाता है। तोरदार बंदूक का कारखाना लगाया जाता है। ये बंदूक का कारखाना, ये काम बेसिकली जो है मीर कासिम अपनी सेना को, बंगाल की सेना को मजबूत करने के लिए कर रहे था, लेकिन अंग्रेज इसे शंका की नजर से देख रहे थे। तो सबसे योग्य नवाब था, वो अंग्रेजों के हाथों का कठपुतली रहना नहीं चाहता था, और मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र भरे वातावरण से जो है वो मुंगेर अपनी राजधानी शिफ्ट करता है। मुंगेर में तोरदार बंदूक और तोपों का कारखाना लगाता है। और साथ ही साथ क्या था कि जो बंगाल के विद्रोही जमींदार थे, बंगाल के विद्रोही जमींदारों को भी यह दंडित करना चाहता था। बंगाल के विद्रोही जमींदारों को दंडित करना, बंगाल के विद्रोही जमींदारों को दंडित करना चाहता था जो किसानों को उत्पीड़ित करते थे। तो इस मामले में भी अंग्रेज जो थे से सर नवाब के आड़े आ रहा था। तो नवाब का जो ये काम था, और चूंकि नवाब कठपुतली बन के रहना नहीं चाहता था, तो नवाब कठपुतली बन के रहना नहीं चाहता था, और अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वो इस बात को जानते थे कि जब तक नवाब हमारे हाथ की कठपुतली नहीं रहेगा, जब तक यहाँ हम दस्तक का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, जब तक हम यहाँ पर मनमानेपन नहीं कर पाएंगे, तब तक हम व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जो है ये हर एक नवाब का वो कार्य जो सुधार का कार्य होता था उसका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विरोध किया जाता है और शंका की भरी नजरों से देखा जाता है। तो अब इसका फिर से क्या होता है कि इतना तरफ जब हो जाएगा, नवाब को ये विद्रोही जमींदारों को दंडित करना है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो रोक देता है। फिर न्याय का काम करना जो है सो किसका काम था? तो न्याय का कार्य करना जो है वो नवाब का कार्य था, लेकिन यहाँ भी कंपनी के कर्मचारी करिंदे न्याय करने लगे थे। तो ये भी एक तरीके से नवाब के संप्रभुता को सोवर्जिनिटी को चुनौती थी। और इतना सब कुछ होते हुए भी क्या था कि नवाब सह लेता, लेकिन चूंकि इस जो दस्तक का फरमान का जो दुरुपयोग हो रहा था, इसके कारण बंगाल के नवाब को हानि हो रही थी, बंगाल के व्यापारियों को हानि हो रही थी। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए उसने क्या किया, बंगाल के नवाब ने, कि आंतरिक व्यापार पर जितने भी कर लगे हुए थे सभी कर को समाप्त कर देता है। और यही जो है सो बक्सर के युद्ध का तात्कालिक कारण बन जाता है। अब कहेंगे कि आंतरिक व्यापार पर लगे कर को समाप्त कर दिया, तो ये कारण कैसे बनेगा? तो अब देखिए कि जब आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो अंग्रेज व्यापारी थे और जो भारतीय व्यापारी थे, जो अंग्रेज व्यापारी थे और जो भारतीय व्यापारी थे, दोनों समान स्तर पर आ गए। भारतीय व्यापारी दोनों समान स्तर पर, भारतीय व्यापारी दोनों समान स्तर पर आ गए। अब इन दोनों को अपने व्यापार के लिए क्या था? कर चुकाना नहीं था। अब इन दोनों को अपने व्यापार के लिए कर चुकाना नहीं था।
और जब इन दोनों को अपने व्यापार के लिए कर चुकाना नहीं था, तो इनको लाभ कैसे मिल रहा था? इनको लाभ मिल रहा था उसी दस्तक के दुरुपयोग से, क्योंकि जब तक आंतरिक व्यापार पर कर नहीं लगेगा तब तक ये दस्तक का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, और जब तक ये दस्तक का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे तब तक भारतीय व्यापारी को दबा नहीं पाएंगे, उनसे मनमाने पैसे वसूल नहीं पाएंगे, उनके सामानों को बंगाल से क्रॉस नहीं करवा पाएंगे। तो नवाब का जो ये काम था कि दोनों को इक्वल प्लेटफॉर्म पर ला दिया, ये अंग्रेजों को पसंद नहीं था, और यही बक्सर के युद्ध का तात्कालिक कारण बन जाता है। और इन सब तमाम कारणों के जमा हो जाने के बाद क्या होता है कि फिर उस समय जो मीर जाफर था, उसको फिर से एक षड्यंत्र के तहत अंग्रेज, चूंकि मीर जाफर पहले भी अंग्रेजों के हाथों का कठपुतली रह चुका था, उसको लाया जाता है, फिर से वो कुछ दिनों के लिए नवाब बनने के लिए तैयार हो जाता है। और छोटी छोटी झड़प के बाद जो है, तो एक तीनों यहाँ से जब छोटी छोटी झड़पें होने लगती है, तो जो बंगाल का नवाब मीर कासिम है वो यहाँ से अवध चला जाता है। और अवध जाने के बाद जो होता है कि वो त्रिगुट का निर्माण होता है, और त्रिगुट का निर्माण होने के बाद क्या होता है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें हेक्टर मुदनो के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना इस त्रिगुट को पराजित करता है। और इस त्रिगुट के पराजित होने के बाद जो है सो ये कह सकते हैं कि एक साथ तीन प्रमुख शक्तियों को इसने पराजित कर दिया। उत्तर भारत में अभी तीन प्रमुख, मराठे तो लगभग दक्षिण भारत की शक्ति थे, लेकिन एक साथ बक्सर के युद्ध में इन्होंने तीन शक्तियों को पराजित कर दिया। अब उत्तर भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं रह गई थी जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के चुनौती को स्वीकार करे या उसको चुनौती प्रस्तुत कर सके, ये ध्यान में रखेंगे। ये जो तमाम कारण थे, इसी पृष्ठभूमि में आपको बक्सर के युद्ध को समझना है। और जब बक्सर का युद्ध हुआ तो इसका भी जो परिणाम होगा वो इलाहाबाद की संधि के तहत होता है, लेकिन इसके परिणामों को जो आपको देखना है, तो सबसे पहले जो इसका बक्सर के युद्ध का परिणाम होता है, वो परिणाम क्या होता है और किस तरीके से होता है, वो आपको ध्यान से देखना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा बक्सर का परिणाम, बक्सर युद्ध का परिणाम, बक्सर युद्ध का परिणाम। तो बक्सर युद्ध का जो परिणाम होता है, इसको यदि आप देखेंगे तो तीन चार पॉइंट के सहारे देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि इसका जो पहला होता है, एक राजनीतिक महत्व या परिणाम कह सकते हैं, राजनीतिक महत्व या परिणाम। तो राजनीतिक महत्व या परिणाम जो था, इसका काफी गहन और काफी विशिष्ट रहा, क्योंकि इस राजनीतिक महत्व और परिणाम के तहत सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके तहत दो इलाहाबाद की संधि होती है। और जो दो इलाहाबाद की संधि होती है, दो इलाहाबाद की संधि, इसमें जो एक इलाहाबाद की संधि होती है वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से एक संधि होती है, मुगल सम्राट के साथ, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। और दूसरी जो संधि होती है वो अवध के नवाब के साथ होती है, अवध के नवाब के साथ होती है। तो ये जो संधि होती है इलाहाबाद की संधि, उसमें क्या क्या प्रावधान था वो आप देख लीजिए। इलाहाबाद की संधि जो होता है वो बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार, चूंकि वो प्लासी की विजय के बाद चला गया रहता है वापस, तो जब इलाहाबाद की बक्सर में अंग्रेज जीतते हैं तो फिर से यह मांग की जाने लगती है कि वह व्यक्ति जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया था, दक्षिण भारत में भी और प्लासी में भी जीत दिलाई, उसी व्यक्ति को फिर से भारत में ब्रिटिश शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को फिर से रीएस्टैब्लिश करने के लिए, पुनर्गठित करने के लिए भेजा जाना चाहिए। तो क्लाइव आता है, और क्लाइव जब आता है तो 12 अगस्त 1765 को वो एक इलाहाबाद की संधि करता है, किसके साथ, तो मुगल शासक के साथ करता है। और मुगल शासक के साथ इलाहाबाद की संधि होती है, इस संधि के तहत जो पहला है कि बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी, अंग्रेजों को। दीवानी कहने का अर्थ है कि यहाँ से भूराजस्व वसूल करने का जो अधिकार है, वहाँ यहाँ से भूराजस्व वसूल करने का अधिकार नवाब ने अंग्रेजों को दे दिया। और सम्राट को जो है सो वार्षिक पेंशन कितना मिल गई, तो लगभग 26 लाख का वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने दे दिया मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। और सम्राट को इलाहाबाद और कराके जिले मिले। ये इलाहाबाद और कराके जिले किसके अधीन थे, तो आगे अभी आप देखेंगे कि यह अवध के नवाब के अधीन था, अवध के नवाब के अधीन था। और अवध के नवाब से इलाहाबाद की संधि जो होगी, उस संधि के तहत क्या किया था, इलाहाबाद और करा का जिला ले लिया था और उसको दे दिया मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को।
और सम्राट 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में अंग्रेजों का कैदी और पेंशनर बनकर रहा था, कैदी और पेंशनर बनकर। और तब आपको बताया था कि फिर सिंधिया मराठों के नेतृत्व में सिंधिया के द्वारा फिर से इनको दिल्ली में लाया जाता है। तो पहला जो इसका राजनीतिक परिणाम हुआ था वो इलाहाबाद की संधि के रूप में, जो 12 अगस्त 1765 को हुआ था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी थी। सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिल गया बदले में। सम्राट को इलाहाबाद और करा का जिला भी मिला, जो दूसरी इलाहाबाद की संधि से अवध के नवाब से लिया गया था। और सम्राट को 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में अंग्रेजों का पेंशनर बनकर रहना पड़ा था, कैदी बनकर रहना पड़ा था। दूसरा जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। और 16 अगस्त 1765 को जो संधि हुई थी वो अवध के नवाब के साथ हुई थी। तो इस अवध के नवाब को हर्जाने के रूप में, अवध के नवाब को हर्जाने के रूप में कितना देना पड़ा था? तो 50 लाख रुपए देने पड़े थे। आप एक बार काउंट कर लीजिएगा, जीरो इधर उधर से हो जाए तो। अवध के नवाब को हर्जाने के रूप में अंग्रेजों को इतना रकम देना था। दूसरा, जैसे अभी बताया कि जो करा और इलाहाबाद के जिले थे ये अंग्रेजों को मिले, और यही करा और इलाहाबाद का जिला अंग्रेजों को जो मिले थे, इन्होंने क्या किया था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। नवाब पर बाहरी हमला होता है तो कंपनी उसकी सहायता करेगी। शर्त यह थी कि नवाब को अपनी सहायता के लिए भेजी गई सेना के बदले में धन देना पड़ेगा, और इस समझौते के द्वारा अवध का नवाब भी कंपनी का आश्रित बनकर रह गया था। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसको प्रथम सहायक संधि भी माना जाता है, क्योंकि इसमें यह तय कर दिया गया था कि जो अवध के नवाब के ऊपर कोई बाहरी शक्ति हमला करता है, यदि मराठों का आक्रमण होता है, उस समय रेहला थे, रेहले का आक्रमण होता है, तो फिर अंग्रेज उनकी सहायता कर सकते हैं, कंपनी उनकी सहायता करेगी, लेकिन उनको जो सहायता करेगी उसके बदले में कंपनी को धन देना पड़ेगा। और इस तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि अवध का नवाब जो है आश्रित हो गया, अवध नवाब। और इसी के बाद से कहते हैं कि अवध को अंग्रेजों ने दुधारू गाय के रूप में प्रयोग करना शुरू किया था। आगे चलकर अवध के प्रति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक पॉलिसी भी अपनाई जाती है, जिसको हम लोग वारेन हेस्टिंग की रिंग फेंस की पॉलिसी कहते हैं, रिंग फेंस की पॉलिसी। तो जब हम लोग वारेन हेस्टिंग्स को पढ़ेंगे तब हम आपको रिंग फेंस की पॉलिसी पढ़ेंगे। तो ये तो दो प्रत्यक्ष परिणाम आपको इलाहाबाद की संधि के तहत दिखाई दे रहा है, जो राजनीतिक परिणाम हुआ था। लेकिन इस संधि के तहत जो चीजें मिली, इसका राजनीतिक परिणाम तो आपने एक मुगल सम्राट और अवध के नवाब के साथ देख लिया। अब इसका जो सबसे विशिष्ट राजनीतिक परिणाम ये हो गया कि बंगाल पर पूरी तरीके से क्या हुआ था? बंगाल पर पूरा प्रभाव जो है इनका हो चुका था, बंगाल पर पूरा प्रभाव हो चुका था। दूसरा, आप देखते हैं कि अवध का नवाब जो है अंग्रेजों पर आश्रित है। अवध का नवाब किस पर आश्रित है? अवध का नवाब अंग्रेजों पर आश्रित है, और अंग्रेजों पर आश्रित है, इन्हीं की सुरक्षा यानी कि इन्हीं पर निर्भर है कि मराठों के हमले से बचेंगे और रेहलों के हमले से बचेंगे। अवध का नवाब अंग्रेजों पर आश्रित है, और न केवल अवध का नवाब बल्कि जो मुगल शासक है वो अंग्रेजों का क्या बन चुका है? मुगल शासक अंग्रेजों का पेंशनर बन चुका है, अंग्रेजों का पेंशनर। तो एक तरीके से प्लासी के युद्ध ने जिस चीज की शुरुआत की थी, बक्सर के युद्ध ने उसको पूरा कर दिया। इसीलिए कहा जाता है, कभी कभी एग्जाम में आपसे कमेंट में पूछा जाता है कि बक्सर ने प्लासी के जीत पर मुहर लगा दिया। वास्तव में प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का अवसर दिया था। इसको ध्यान से सुनेंगे कि प्लासी ने अंग्रेजों को केवल बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया था, लेकिन बक्सर ने बंगाल पर इनका नियंत्रण स्थापित कर दिया। अवध इनके दया का पात्र हो गया और मुगल शासक इनका पेंशनर बन गया, यानी कि दिल्ली तक इनका कदम बढ़ गया एक ही दौर में। इसीलिए बक्सर के युद्ध का जो है राजनीतिक महत्व प्लासी के युद्ध से कहीं अधिक विशिष्ट, कहीं गहन था। और इसके बाद जो है सो बिल्कुल उत्तर भारत में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे सकता था। रहेला को भी पराजित करेंगे धीरे धीरे। तो पूरी तरीके से बक्सर के युद्ध का जो परिणाम है वो काफी विशिष्ट, काफी महत्वपूर्ण रहा था, ये ध्यान में रखेंगे। इस युद्ध का जो आर्थिक परिणाम होगा, तो आर्थिक परिणाम भी आप देखेंगे इसका महत्वपूर्ण होता है, आर्थिक परिणाम। तो इस युद्ध का जो आर्थिक परिणाम होता है, बक्सर के युद्ध का जो आर्थिक परिणाम होता है वह क्या होता है कि इस युद्ध के बाद जो है ना, जो अवध चूंकि एक आश्रित सेना रखता है,
या अंग्रेजों की सेना रखता है तो अवध से रकम प्राप्त होते रहता है, अवध से रकम प्राप्त, और अवध के मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप करने का अवसर मिल जाता है। वारेन हेस्टिंग्स का अपने जीवन में अवध के रानियों के साथ जो व्यवहार है और अवध के मामलों में हस्तक्षेप है वो एक कलंक के रूप में है। अवध से रकम की प्राप्ति होती है, वहां के रानियों के ज्वेलर सब कुछ ये लोग बेच देते हैं, प्राप्ति होती है। दूसरा, जो धन का संगठित रूप से दोहन हो रहा था वो और बढ़ गया, धन का संगठित रूप से दोहन होने लगा। जो प्लासी से शुरुआत हुई थी उसको और संस्थागत रूप मिल गया, इसको आप इस रूप में समझेंगे। और तीसरा, बंगाल में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, तो बंगाल की पूरी सत्ता अब अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी है। चूंकि मीर कासिम के बाद कुछ समय के लिए मीर जाफर बनता है, वो भी अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली, और उसके बाद उसका पुत्र मुबारिकुद्दौला, फिर अन्य जो शासक बनते हैं वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली होकर रह जाते हैं, कोई भी अंग्रेज से बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो पूरे जो बंगाल का सैनिक संसाधन था, जो आर्थिक संसाधन था, वो अंग्रेजों के नियंत्रण में हो जाता है। और इसी प्रकार जो इसका सैन्य परिणाम है वो व्यापक है। सैन्य परिणाम इसका क्या है? व्यापक है। और सैन्य परिणाम इसका क्या व्यापक है? तो प्लासी का युद्ध जो था एक तरीके से क्या था? प्लासी क्या था? एक तरीके से षड्यंत्र था। प्लासी का युद्ध क्या था? एक तरीके से षड्यंत्र था। लेकिन बक्सर का युद्ध जो था, इसने कंपनी के सैनिक महत्व को भी बढ़ा दिया, कंपनी के सैनिक महत्व को बढ़ा दिया, या सैनिक महत्व और उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया, उसके लड़ाकूपन की क्षमता को बढ़ा दिया। क्योंकि बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये एक षड्यंत्र नहीं था, बल्कि ये आमने सामने की लड़ाई थी। और आमने सामने की लड़ाई में अंग्रेजों ने त्रिगुट को पराजित किया था। आमने सामने की लड़ाई में अंग्रेजों ने त्रिगुट को पराजित किया था। तो जाहिर सी बात है कि सैन्य दृष्टिकोण से भी अंग्रेज एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में तो पहले ही स्थापित हो चुके थे। लेकिन बक्सर ने जो भी कमी रह गई थी प्लासी के युद्धों में या जो अन्य युद्धों में, बक्सर ने उसको पूरी तरीके से स्थापित कर दिया कि कंपनी की सेना भी जो है वो श्रेष्ठ सेना है, और इस सेना को हराना काफी मुश्किल काम है। क्योंकि अवध दक्षिण भारत में जो भी युद्ध हुआ था तो उसमें फ्रेंच के साथ युद्ध हुआ था या कर्नाटक के नवाब आए थे। प्लासी का जो हुआ था तो उसमें केवल बंगाल का नवाब और षड्यंत्र के तहत हुआ था। लेकिन इसमें जो उत्तर भारत की तीन प्रमुख सेनाएं थी, बंगाल के नवाब का, अवध के नवाब का और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का, तीनों सेना को पराजित किया एक साथ। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो सैनिक वीरता थी, जो सैनिक प्रतिष्ठा थी, बढ़ गई। और यह क्लियर हो गया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सेना को पराजित करना काफी कठिन ही नहीं बल्कि दुरूह और दुष्कर कार्य भी है। तो सैन्य परिणाम भी इसका काफी गहन रहा था, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो कुछ फैक्चुअल सेक्शन सब है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। कि जैसे कल आपने देखा था कि कल आपने देखा था कि जो मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब कैसे बना था, ये तो आपने देख ही लिया था। और नवाब बनने के बाद किस तरीके से इसने अंग्रेजों को उपहार और धन दौलत दिए थे, उपहार और धन दौलत दिए थे। रॉबर्ट क्लाइव को दिया था, जो उस समय वेंसिटॉट था उसको मिला था, और कंपनी के कर्मचारियों को दिया था, और समय समय पर यह भी वादा किया था कि हम आपको धन दौलत देते रहेंगे। लेकिन चूंकि था क्या कि मीरजा बंगाल का कोष तो लूटने के कारण, अंग्रेजों के लूटने के कारण क्या था कि बंगाल का कोष रिक्त हो चुका था। और बंगाल का कोष रिक्त हो चुका था, जाहिर सी बात है कि अब कोष रिक्त है और अंग्रेजों की मांग जो है वो दिनों दिन बढ़ते जा रही थी। अंग्रेजों की मांग क्या थी? दिनों दिन बढ़ते जा रही थी। और जब कोष रिक्त है, अंग्रेजों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो ये अब जो बंगाल का नवाब था, अब ये मीर जाफर, ये अंग्रेजों के लिए अब दुधारू गाय के समान नहीं रह गया था। बंगाल का नवाब मीर जाफर अब अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान नहीं रह गया था। और जाहिर सी बात है कि जब उनके लिए ये लाभकारी नहीं रह गया था तो मीर जाफर को अंग्रेज अब क्या करेंगे? इसको भी उठाकर फेंक डालेंगे, इसको उठाकर फेंक डालेंगे, इसको उठाकर फेंक डालेंगे। कहने का अर्थ हुआ ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र किया था, ठीक उसी तरीके से मीर जाफर के विरुद्ध षड्यंत्र किया जाता है। और उस षड्यंत्र में एक तरीके से शामिल होते हैं जो मीर कासिम है, जो अगला बंगाल का नवाब बनेगा, जो मीर कासिम है, और अंग्रेज शामिल होते हैं। और तय किया जाता है कि मीर कासिम अंग्रेजों को
कई आर्थिक और क्षेत्र का लाभ देगा, मीर जाफर को सत्ता से हटाया जाएगा और मीर कासिम को बैठाया जाएगा। ये जो सत्ता का परिवर्तन है बंगाल में, इसको बंगाल की दूसरी क्रांति का दर्जा दिया गया। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा, और ये जो सत्ता का परिवर्तन जो क्रांति का स्रोत है या क्रांति कहा गया है, ये साम्राज्यवादी इतिहासकारों का है। हमारे लिए ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बाद सत्ता का परिवर्तन जिस भी रूप में हुआ हो, वो हमारे फेवर में नहीं गया था, बल्कि अंग्रेजों के फेवर में गया था। तो उसके विरुद्ध षड्यंत्र होता है मीर जाफर के विरुद्ध, और मीर कासिम और अंग्रेज उसमें शामिल होते हैं। और उस षड्यंत्र के तहत क्या होता है कि मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है, मीर कासिम बंगाल का नवाब बन जाता है, मीर कासिम नवाब बनता है। और जो मीर कासिम नवाब बनता है, तो यह भी जो है सो कई लाभ अंग्रेजों को देता है। मीर कासिम कई लाभ अंग्रेजों को देता है, लाभ अंग्रेजों को देता है। और जो कई लाभ अंग्रेजों को देता है, इसमें जो है सो चूने व्यापार में अंग्रेजों की चूना का जो व्यापार चलता था, उसमें अंग्रेजों को हिस्सा होगा, यह तय कर लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण जो बर्धमान जिला था उस समय का, और आज भी मिदनापुर मिदनापुर और चिटगांव की या चटगांव की जो जमींदारी है, बर्धमान मिदनापुर और चटगांव की जो जमींदारी है, ये अंग्रेजों को सौंप देता है। मीर जाफर जब 1760 में शासक बनता है तो इसको सौंप देता है। यानी कि जिस तरीके से मीर जाफर शासक बनने के बाद अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी दी थी, ठीक उसी तरीके से मीर कासिम भी शासक बनने के बाद जो है सो कई आर्थिक लाभ देता है, और सबसे महत्वपूर्ण बर्धमान मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को दे देता है। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से भी क्या होता है कि अब धीरे धीरे दोनों के संबंध कटु होने लगे, क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि बंगाल का जो नवाब है वो हमारे हाथ की कठपुतली बना रहे, जबकि बंगाल का नवाब जो मीर कासिम था, अलीवर्दी खां के उत्तरवर्ती नवाबों में सबसे योग्य नवाब था, और वो अब बंगाल को एक सुगठित प्रांत के रूप में गठित करना चाहता था, उसके प्रशासन में सुधार करना चाहता था, उसकी आर्थिक व्यवस्था को तंदुरुस्त करना चाहता था, उसकी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करना चाहता था। और जाहिर सी बात है कि यदि ये करेंगे तो अंग्रेजों का हित इससे बनेगा नहीं। तो वही मैंने आपको बक्सर के युद्ध के कारण के रूप में बताया है। इसके बाद अंग्रेज के लिए चाहते थे क्या कि मीर कासिम भी मीर जाफर के समान उसके हाथ की कठपुतली रहे और एक दुधारू गाय के समान उसके रहे, लेकिन नवाब के लिए संभव नहीं था, वो योग्य था, वो प्रशासनिक सुधार चाहता था। और उसी के तहत वो क्या किया था कि वो चाहता था कि जो बंगाल के उपद्रवी जमींदार हैं उसका वो दमन करे, जिसमें अंग्रेज बाधक साबित हो रहे थे। दूसरा, वो चाहता था कि बंगाल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इसके लिए दस्तक का दुरुपयोग ना हो। तीसरा, वो चाहता था कि जो कंपनी के कर्मचारी न्याय के मामले में मनमानेपन कर रहे हैं वो मनमाना ना पन करे, क्योंकि मैं नवाब हूं तो मेरी संप्रभुता है, मुझे न्याय करने दिया जाए। और ठीक इसी प्रकार से जो वो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र से भरे वातावरण से, चूंकि वो कलकत्ता के नजदीक था, तो वो बिहार के मुंगेर में राजधानी लाता है और फिर वहां पर बंदूक का कारखाना स्थापित करता है। तो वो एक संप्रभु शासक की तरह व्यवहार करने लगा था, जबकि अंग्रेज चाहते थे कि मीर कासिम उसके हाथ की कठपुतली रहे। तो यही जो दोनों के बीच सोच का फर्क था, वही इनको बक्सर की ओर ले जाता है, जो मैंने आपको कारणों में बताया है। इसको इस कनेक्टिविटी के साथ आपको समझ लेना है। अब जो बक्सर के युद्ध के बाद मैंने इलाहाबाद की संधि आपको बताई है, और उसमें जो मैंने दो प्रावधान आपको बताए हैं आपको, कि बक्सर के युद्ध के साथ जो दो, एक मुगल सम्राट के साथ और एक अवध के नवाब के साथ संधि होती है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या किया जाता है कि बंगाल में एक अलग प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जाती है, जिस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली। जिस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? द्वैध शासन प्रणाली। तो इस द्वैध शासन प्रणाली के बारे में क्या है हम लोग आगे जानेंगे, जब गवर्नर पढ़ने लगेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स सब के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव को जब पढ़ने लगेंगे तब हम उसके बारे में आपको बताएंगे, द्वैध शासन प्रणाली के बारे में। तब तक अगले वीडियो में हम आपको लिए चलेंगे, चूंकि ब्रिटिश एक्सपेंशन को हम पढ़ रहे हैं इसीलिए द्वैध शासन प्रणाली को नहीं। तो बंगाल में किस तरीके से दो युद्धों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ, और बक्सर किस तरीके से अंग्रेजों को अवध तक पहुंचाया और दिल्ली तक पहुंचाया, ये कॉन्सेप्चुअली आपको ध्यान में रखना है। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जो आंग्ल मैसूर वार होता है, तो आंग्ल मैसूर वार पर हम आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।
और कुछ जो प्रश्न बनता है बक्सर पर जो आपको याद रखना है, तो जैसे एक प्रश्न है कि बक्सर के विजय ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दिया। कैसे लगा दिया? इसके परिणाम पर, जो मैंने बताया था राजनीतिक परिणाम काफी गहन और विशिष्ट रहा, उस पर आपको बताना है। सैन्य परिणाम पर बताना है, और जो राजनीतिक परिणाम रहा था, आर्थिक परिणाम, उस पॉइंट के सहारे इस प्रश्न का एनालिसिस आपको करना है। दूसरा, बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? तो राजनीतिक महत्व दिखाएंगे, आर्थिक महत्व दिखाएंगे, सैन्य महत्व दिखाएंगे। इस तरीके से आपको इसको महत्व को दिखाना है, जो मैंने पॉइंट वाइज आपको बताया है। और तीसरा, बंगाल एक प्रायोजित राज्य था, ये कल भी बताया था, और किस तरीके से स्टेट था वो आपको बताना है कि अंग्रेज राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक सभी मामलों में नियंत्रण करते थे, और किस तरीके से कठपुतली शासक रखना चाहते थे, उस हिसाब से आपको बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें आपको जो भी और रिक्वायरमेंट चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जब मैं द्वैध शासन प्रणाली लेके आऊँगा बंगाल में क्लाइव के समय में, तो इसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको फुलफिल कर दिया जाएगा। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम आंग्ल मैसूर की तरफ आपको ले जाएंगे कि मैसूर में किस तरीके से अंग्रेजी सत्ता का विस्तार होता है, जो 4 एंग्लो मैसूर वार होते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें।